हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास जो है वो पोल साइंस को लेकर होने वाली है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे, ये जानेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड यानी कि 10th के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके इंटरनल आने वाले हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम की, यानी लोकतंत्र के रिजल्टेंट की। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जैसा कि मैंने आपको पहले की टॉपिक में भी या पहले के क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था कि लोकतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का वह तरीका होता है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासित होती है। यानी कि कुल मिला जुलाकर लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय लोकतंत्र के परिणाम को लेकर, जिसमें हमने लोकतंत्र की चर्चा पिछले अध्यायों में कर रखी है, पिछले क्लासेस में कर रखी है। इस क्लास के अकॉर्डिंग मैंने आपको लोकतंत्र को परिभाषित करके बताया था, यानी प्रशासन की वह व्यवस्था जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित किया जाता है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से इस चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार को चुनने की एक ऐसी प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्वे सर्वा जनता होती है, जनता के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जनता के द्वारा ही चयन प्रक्रिया संपन्न की जाती है और ये पूरा कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए संपादित होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोकतंत्र को व्यवस्थित करते हैं या कोई भी देश अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लोकतंत्र के अंतर्गत समाहित रखता है तो उसके रिजल्टेंट किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको लोकतंत्र की चुनौतियों में उसकी परिस्थितियां बताई थी, उसमें यह चर्चा की गई थी कि हाँ, किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करना अपने आप में एक मील का पत्थर था, खास करके भारत जैसे ऐसे देश के लिए जिसमें विविधता कूट कूट के भरी है, क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता, आर्थिक और धार्मिक विविधता, ये सारी विविधताओं के सापेक्ष अगर हम लोकतंत्र को स्टेबल करना चाहते हैं तो उसके बीच में सबसे कॉमन कड़ी होती है लोगों के बीच में सामंजस्यता लाना। अब सामंजस्यता का तात्पर्य है लोगों को एक जगह किसी एक विचार को लेकर कोऑर्डिनेट करवाना। तो हम यहाँ पर इनके सभी टॉपिक्स को देखेंगे कि लोकतंत्र में किन किन चीजों की बहुलता होती है, किन चीजों को सबसे ज्यादा मेजरेबल लिया जाता है, मेजरेबल किया जाता है ताकि लोकतंत्र को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके या उसको स्थिरता प्रदान की जा सके। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। लोकतंत्र के परिणाम में सबसे पहला क्रम जो होता है वो ये जानने का होता है कि लोकतंत्र एक ऐसे सरकार का गठन करती है जो उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होता है और साथ में वैधता प्रदान होती है। अब हम उत्तरदायी की बात अगर करते हैं तो उत्तरदायी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण वैधानिक तरीके से पूरा करता है। अब अगर हम बात उत्तरदायित्व की करते हैं तो हमारे चयन प्रक्रिया के द्वारा यानी कि चुनाव पद्धति के द्वारा हम जिस भी विचारधारा के प्रतिनिधि का चयन करते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने विचारों और हमारे विचारों से समाहित होकर एक ऐसे सरकार का गठन करता है, एक ऐसे मंत्री परिषद का गठन करता है जो हमारे हित के लिए काम करते हैं, यानी जनता के हित के लिए काम करते हैं। और इसका पुष्टिकरण होता है, इसका पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन होता है कि वो जिन लोगों के समर्थन से, जिन लोगों के विचारों को प्रभुत्वता प्रदान करने के बाद सरकार का गठन कर रहा है उसकी जवाबदेही बनती है। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी, अगर हम राजनीतिक नेता की बात कर ले तो उसकी जवाबदेही बनती है अपने संलग्न क्षेत्र के जनता के प्रति कि वो अपने कार्यों का निर्वहन किस अधिकारों से और कितनी क्षमता से कर रहा है। तो ये पूर्ण दावेदारी और पूर्ण उत्तरदायित्व की संज्ञा को का बोध कराता है। अब हम बात करते हैं वैध सरकार की। तो वैध सरकार कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया या संशोधन की प्रक्रिया पढ़ी है तो हमें पता है कि इसमें सबसे सर्वोपरि उत्तरजीविता या उत्तरदायित्व जो होती है वो नगर पालिका न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य संवैधानिक समीक्षा के साथ साथ न्यायिक समीक्षा करना भी होता है।
तो किसी भी मंत्रिमंडल के द्वारा या विधानसभा के द्वारा विधेयक भले ही ला दिया जाए, लेकिन कानून के रूप में वो पारित तभी होता है जब सर्वोच्च न्यायालय उसको पूर्ण वैधानिक रूप से उसकी न्यायिक और संवैधानिक समीक्षा करे। तो इस प्रकार से लोकतंत्र जब अपने अधीनस्थ किसी भी सरकार का गठन करता है तो वो सरकार पूरी तरीके से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार मानी जाती है। अगली बारी आती है पारदर्शिता की। पारदर्शिता कहने को हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कहने का तात्पर्य होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष या किसी जन समूह के समक्ष रख रहा है तो उसके विचारों में क्या सकारात्मकता और क्या नकारात्मकता है इसका पूर्ण रूप से पुष्टिकरण करना। जब तक आप अपने विचारों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसका स्पष्टीकरण करना अवश्य हो जाता है। स्पष्टीकरण कहने का मतलब क्लियरिटी लाना कि आप जो भी विचार लेकर आए हो उन विचारों के पीछे आपके सकारात्मक पक्ष क्या क्या हैं, आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या क्या हैं, और अगर आपने उसको एप्लीकेबल किया या फिर उसका आरोपण किया या उसका अनुसरण किया तो वो एज अ रिजल्टेंट क्या देने वाले हैं, परिणाम के तौर पर क्या देने वाले हैं। और जब तक ये बातें सभी लोगों के समझ में ना आ जाए, पूर्ण स्पष्टता ना आ जाए, तब तक उसे स्वीकृत नहीं माना जाता है। अगर कोई एक संस्था इसका स्वीकार कर भी ले तो दूसरी संस्था इसे विचाराधीन ला सकती है या फिर विचार करने पर विशेष समर्थन दे सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है आपके तानाशाही की। तो तानाशाही के नाम पर अगर मैं परिभाषित करने वाली बात आ जाए और एग्जाम्पल देने वाली बात आ जाए तो मैं सबसे पहले हिटलर को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हिटलर जर्मनी का एक ऐसा शासक था जिसने अपने बोले हुए वचन को ही शासन का रूप दे दिया, नियमों का रूप दे दिया। तो तानाशाही कहने का तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह के लिखित संविधान या प्रक्रिया को नहीं मानता, बल्कि अपनी ही मनोदशा को, अपनी ही मंशा को वो एक नियमों के रूप में पिरोना चालू कर देता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो तानाशाह के तौर पर उन लोगों को भी देखा जाता है, जैसे कि इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप चाहे परवेज मुशर्रफ की बात कर लो, चाहे सद्दाम हुसैन की बात कर लो या फिर हिटलर की बात कर लो, लेकिन इन सभी में सबसे टॉप लेवल पे यानी कि सबसे ऊंची कगार पे तानाशाही के तौर पर माना जाता है नासीवाद का जर्मन, यानी कि जहां पर नासीवाद को स्थापित करने वाला कौन था भाई? हिटलर था। देखिए इस तरह की और भी बहुत जानकारियां हैं क्योंकि टॉपिक अभी भी बाकी हैं, और इस तरह की जानकारियों के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन के अंतर्गत या बोर्ड के पेपर के अंतर्गत आने वाले कई क्वेश्चंस को बहुत ही सफिशिएंटली, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए पहले ही इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप इस तरह की जानकारियों का पूरा फायदा उठाकर अपने प्रश्नों को हल कर पाइए। अगला टॉपिक जो है वो आपके निरंकुशवादी का है। तो जिस तरह के लोग तानाशाही विचारधाराओं का समर्थन करते हैं उन्हें हम निरंकुशवादी कहते हैं। एक बार फिर से, जिस विचारधारा के लोग तानाशाहियों का समर्थन करते हैं उस विचारधारा के लोगों को निरंकुशवादी कहा जाता है। अब अगली बारी आती है कानून का शासन। आपने पीछे के क्लासेस में ये चीज देखी थी कि मैंने आपको लोकतंत्र को लेकर बहुत सी बातें एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि हमारे लिए संविधान का निर्माण करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर थी और लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, खास करके उन राजनीतिक नेताओं को जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उनकी ये पहले से ही उन्होंने ये अनुभवित कर रखा था कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है और उन विविधताओं के देश में लोकतंत्र को लेकर समर्थित कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ही दुर्लभ कार्य होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था भारत का खंडित होने से बचाना, भारत के अखंड रूप को बनाकर रखना, भारत को विखंडित होने से बचाना। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने शक्ति का बंटवारा किया, शक्ति का विभाजन किया और शक्ति को 3 बड़े स्तंभों में बांट दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसके बावजूद भी किसी को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया, यानी कि संपूर्ण शक्ति न तो विधायिका के हाथों में दी, न कार्यपालिका की और नहीं आपके न्यायपालिका के। तीनों के बीच में सामंजस्यता का होना बहुत जरूरी है और किसी भी नियम को प्रस्तावित करने के पूर्व तीनों का संपूर्ण बहुमत होना
जैसे कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 2/3 बहुमत का होना आवश्यक हो जाता है। उसके बिना आप किसी भी तरह का नया संशोधन या नए नियम को पारित नहीं कर सकते हो। उसके साथ ही राष्ट्रपति का समर्थन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी अपने अपने आधार पर सरकार के वो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो सरकार को संचालित करने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के बदलने के साथ या सत्तारूढ़ पार्टी के बदलने के साथ नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि जो संवैधानिक ढांचा है हम उसी संवैधानिक ढांचे का अनुसरण करते हैं। कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी उसी संवैधानिक नियमों का अनुसरण करती है और उसके आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाती है, तब तक जब तक कि कोई भी ऐसा नियम हमारे संविधान में इंगित न हो जो परिस्थिति के अनुसार न हो। यानी अगर कोई भी संविधान का प्रावधान या अनुच्छेद अगर परिस्थिति के अनुसार नहीं है, तभी उनमें संशोधन की मांग की जा सकती है। अन्यथा परिस्थिति को देखते हुए हम नए नियमों का सृजन कर सकते हैं, लेकिन पुराने संविधान में संशोधन के लिए भी हम संविधान के पुराने ढांचे में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि कानून का शासन ही सर्वोपरि है, खास करके तब जब व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। नेक्स्ट कंडीशन है संविधान प्रमाणित कार्य। संविधान प्रमाणित कार्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विधानसभा या फिर विधान परिषद जो कि आपस में अपने क्षेत्र संबंधित नियमों का प्रतिपादन करती है, नए संशोधन करती है, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद वो निर्मित विधेयक जो है वो न्यायपालिका के पास जाता है। न्यायपालिका राष्ट्रपति की सलाह मशवरे के साथ उसकी न्यायिक और संवैधानिक समीक्षा करती है। अगर किसी भी कारण से उनकी संवैधानिक समीक्षा नहीं हो पा रही है तो उसे जस्टिफाइड नहीं किया जाता, उसको मान्य नहीं माना जाता है और वहीं पे उसे पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाता है या अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी कार्य का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी नए संशोधन का, किसी भी तरह के नए नियमों को पारित करने के पहले संविधान के तौर पर उसे प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। यानी हमारे लिखित संविधान के रूप में उसका जस्टिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगला है लोकतंत्र की तुलनात्मक अध्ययन। लोकतंत्र का तुलनात्मक अध्ययन कहने का तात्पर्य, अगर हम लोकतंत्र की तुलना अपने राजतंत्र से करें जो कि काफी लंबे सालों तक हमारे देश में बना रहा है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज है, ऐसे कौन कौन से एडवांटेज हैं जो आपको लोकतंत्र में प्राप्त होते हैं लेकिन राजतंत्र में नहीं। सबसे पहले, जब से आपका देश लोकतांत्रिक हुआ है तब से आपके देश को देश न कहकर राष्ट्र कहा जाता है, जहां पर आपकी एक राष्ट्रीय पहचान होती है। कई विविधताओं और कई विभिन्नताओं के बावजूद भी आपके बीच में, सभी आम जनता के बीच में एक समानता होती है और वो समानता है नागरिकता की। लोकतंत्र के अंतर्गत हम अपने द्वारा चयनित प्रतिनिधि का चयन करते हैं, अपने ही द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को शासक करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो विधानसभा में होने वाले प्रश्नकाल और विश्वास पत्र के माध्यम से हम अपनी विश्वसनीयता को बनाकर चलते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जो चीजें हमें कभी भी राजतंत्र में नहीं प्राप्त होती है। जैसे कि एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है, वहीं पे किसी भी राष्ट्र या देश में रहने वाले लोगों को नागरिक कहा जाता है। यानी उन्हें नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है और नागरिकता के सापेक्ष उन्हें मौलिक अधिकार व जीवन के मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं, जो कि राज्य में नहीं दिया जाता। आप अपने प्रत्याशी को खुद से वोट देकर विजेता घोषित करते हो और विजेता घोषित होने के बाद हर एक मौके दर मौके, हर एक परिस्थिति में आप उससे जवाबदेही या फिर उसकी जिम्मेदारी का पुष्टिकरण करवा सकते हो, उसे दावेदारी कर सकते हो कि हाँ हमारा ये अधिकार बनता है। हम उसके लिए आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि विकास कितना हुआ, नहीं हुआ, या कोई भी किसी भी तरह के राजनीतिक प्रश्नों का सवाल जवाब आप उनसे कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, मौलिक अधिकारों में सबसे लास्ट वाला जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत अगर संविधान के अधिकारों में जिनका भी पुष्टिकरण किया गया उनमें से कोई भी अगर खंडित होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर पिटीशन डाल सकते हो और अपने खोए हुए अधिकारों का पुष्टिकरण करवा सकते हो या फिर उनकी वैधता की मांग कर सकते हो। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिगार्डेड है
जो पूछे जाने वाले हैं। मैंने जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन टॉपिक्स को लेकर परिभाषा के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परिभाषा के आधार पर प्रश्न। दूसरा है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपकी घटना चक्र पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। अनसीन पैसेज के हिसाब से हो सकता है, यानी कि आपके पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे। कंडीशनल कंडीशन में आपको जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परिस्थितियां दी गई होंगी, उनसे कुछ प्रश्न होंगे जो आपको उत्तर में देने होंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक जो होंगे वो यही होंगे, यानी कि लोकतंत्र, एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन, पारदर्शिता, तानाशाही, निरंकुशवाद, कानून का शासन, संविधान प्रमाणित कार्य कौन कौन से होते हैं या किस प्रकार से ये संपादित किया जाता है। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है लोकतंत्र का तुलनात्मक अध्ययन, जिसकी तुलना आप उदारवाद, राष्ट्रवाद या फिर साम्यवाद से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में अंतर, और कौन कौन से ऐसे उपलब्धियां हैं जो कि लोकतांत्रिक देशों में आपको देखने और समझने को मिलती हैं। आपको क्या ऐसी फैसिलिटी लोकतंत्र में दी जाती है जो राजतंत्र में नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको आगे के चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगली क्लासेस में। तो इस तरह के अपडेटिंग के लिए आप पहले ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। साथ में ही आप बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले क्लासेस के बारे में जानकारियां मिलती रहे। मैं यहाँ पे कह के चलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरीज या किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है जो कि आप इस टॉपिक से संबंधित जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। और आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना इनफ नहीं होता, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्लासेस को लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके साथ टॉकिंग फेस टू फेस हो रही है, आपसे सीधे सीधे मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई भी परेशानी होती है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे जवाबदेही ले सकते हो, पूछ सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आपकी खुद की टीचर, मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।